हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो स्पेशल बैच चल रहा है। दोस्तों इसमें हम लोगों ने 10 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग वापस प्लेलिस्ट में जाइए और एनटीपीसी ग्रुप डी का स्पेशल बैच वहाँ बना हुआ है। जो भी वीडियो आप लोगों को समझ में नहीं आई वापस देख के अपनी बात क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो कैसी लग रही है आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को जरूर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये इंपॉर्टेंट वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, जिससे कि बातें पूरी क्लियर होती चले। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने ये है। क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में विमल ने 70% अंक प्राप्त किए। उसे 4 विषयों में से 3 विषयों में क्रमशः 81%, 66% था 61% अंक मिले, तो चौथे विषय में उसे कितने अंक मिले हैं वो हमें पता करना है। तो दोस्तों ये जो 70% अंक है, ध्यान से समझना, जो ये 70% अंक है कोई एक विषय का होगा। यानी एक विषय का अंक जब दोस्तों एक विषय का अंक जब 70% है, तो दोस्तों क्या कह रहा है, 4 विषयों में से, तो 4 के कितने हो जाएंगे, तो 4 के हो जाएंगे 70 गुणे 4 करेंगे कितना हो जाएगा, यानी जो टोटल दोस्तों जो चारों विषय का योग है दोस्तों कितना है, 280 है। ठीक है, इतनी बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। जब एक विषय का दोस्तों 70% अंक है तो टोटल निकाल लेंगे 4 विषयों में। ठीक है, तो 4 विषय कितना होगा, 7 चौक 28 यानी 280 अंक। ठीक है, तो हमसे क्या बोला है, 3 विषयों में, यानी 4 में से 3 विषय का तो हमें पता है। ठीक है, तो देखो भाई, पहला, दूसरा और यह है तीसरा। तो पहला वाला कितना है, 81, दूसरा वाला 66 है और 61 है। अगर हम इन तीनों को जोड़ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना इन तीनों को मिला है कुल। तो कितना हो जाएगा, 6 1 7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 6 6 12 8 20 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बात बताओ, ये तो 3 विषय का है और यहाँ पे टोटल आया है 4 विषय का। तो 3 विषय में से अगर इस 4 विषयों को हम माइनस कर देंगे तो हमसे पूछा क्या है, चौथे विषय में से कितने अंक मिले हैं। तो दोस्तों 280 में से इस 208 को जब माइनस कर देंगे, देखो 3 का हमें पता है, चौथे का पता करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, ये तो टोटल आया है 4 विषय का। दोस्तों ये चौथा विषय नहीं है, टोटल ये 4 विषय का योग आया हुआ है 280 अंक, जिसमें से कि हमें 3 का पता है, 208 आया है, तो हमें चौथे का पता करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 8 ये बचेगा 2, 7 में से यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 7, 2 में से 2 जाएगा 0। तो दोस्तों उसके चौथे सब्जेक्ट का जो अंक होगा कितना होगा, 72% होगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप लोगों को अच्छे समझ में आ गई होगी। फिर से एक बार समझ लीजिए, विमल ने 70% अंक प्राप्त किए, कोई एक विषय का अंक है 70%, 4 विषयों में से, ठीक है 4 विषयों में से 3 का हमें पता है, चौथे का पता करना है। तो 4 विषयों में देखो तो 7 चौक 28, यानी टोटल ये 400 विषयों का आया है योग 280। 3 का पता है, तीनों को योग किए 208 आया। ठीक है, अब इस टोटल में से अगर हम इन तीनों को माइनस कर देंगे तो चौथा वाला पता चलेगा ना। तो 280 में 208 माइनस किए 72% हमारा पता चल गया। तो उम्मीद करता हूँ अब बात पूरी क्लियर हो गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, किशन अपने वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है। ठीक है, फिर कह रहा है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दो मतों पर 2310 रुपए व्यय करता है, तो उसे महीने का कुल कितना वेतन है, यह हमें यहां से पता करना है। तो उस महीने का कुल वेतन कितना है यह हमें अच्छे से पता करना है। ठीक है, क्या कह रहा है, अपने वेतन का 30% भोजन पर। भाई भोजन पर कितना खर्च कर रहा है वो, 30%। ठीक है, फिर ट्रस्ट में कितना दे रहा है वो, ट्रस्ट में दे रहा है दोस्तों वो 3%। ठीक है, टोटल उसने दिया कितना, 33%। अब एक बात बताओ दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखना, वेतन का 30% भोजन पर व्यय करता है और 3% एक धर्मार्थ ट्रस्ट में दान देता है। वह इन दो मतों पर, यानी इन दो मतों पर 2310 रुपए व्यय करता है। अब देखो परसेंटेज में तो 33% का व्यय करता है। ठीक है, जबकि क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2310 रुपए व्यय करता है। बात समझ में आई यहाँ पे,
33, हम तो कह रहे हैं 33% व्यय करता है, और क्वेश्चन कह रहा है 2310 रुपये व्यय करता है। तो 1% कितने का होगा? 1% हो जाएगा 2310 अपॉन यानी 33 हो जाएगा। कैंसिल आउट कर लीजिए इसको, 7 × 21, 7 × 21 2 23 हो जाएगा। 7 बार कैंसिल आउट हो रहा है। अब एक बात बताओ दोस्तों, 1% जब 70 का होगा तो 100% कितने का हो जाएगा? 100% हो जाएगा 100 × 70, कितना हो जाएगा? 7000 रुपीज। उसका कुल वेतन है दोस्तों 7000 रुपये। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, वेतन का 30% भोजन पर खर्च कर दिया, 3% वो धर्मार्थ ट्रस्ट में देता है। टोटल उसका व्यय कितना है? 33%। जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि भाई 2 मतों पर 2310 रुपये व्यय करता है, तो ये व्यय का ही है। परसेंटेज में व्यय इतना है, रुपए में व्यय इतना है। 1% कितना होगा? 70 का होगा। 100% कितना हो जाएगा? 7000 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एक जिले की जनसंख्या 2,96,000 है, ठीक है, जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं। कुल जनसंख्या का 50% लोग शिक्षित हैं, ठीक है। यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हो तो शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है, यह हमें यहाँ से पता करना है। अब यहाँ से स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए, क्या कह रहा है? एक जिले की जनसंख्या कितनी है टोटल दोस्तों? 2,96,000 है। 2,96,000 दोस्तों, ये क्या है? टोटल यानी कुल जनसंख्या है, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। फिर कह रहा है जिनमें से 1,66,000 पुरुष हैं, जिनमें से 1,66,000 क्या हैं? पुरुष हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर लीजिए भाई, ये हैं पुरुष और ये महिला, क्योंकि जनसंख्या में पुरुष और महिला ही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है पुरुष कितने हैं भाई? 1,66,000। अब 1,66,000 जब पुरुष हो गए इसी में से, तो इसी में से तो महिला भी होंगी ना। तो एक काम करो, यहां से इसको माइनस कर लो, तब हमें महिला पता चल जाएगा। तो 2,96,000 में से कितना घटा ले? 1,66,000 जब हम माइनस कर लेंगे तो ये तो पुरुष हो गए, तो ये महिला हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 3, यानी 1,30,000 क्या होंगी दोस्तों? इसमें महिला होंगी। अच्छा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ तक ऐसा करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ध्यान से एक बार फिर से समझिए, जनसंख्या टोटल कितनी थी? 2,96,000, जिसमें से उन्होंने बोल दिया पहले कि 1,66,000 क्या है? पुरुष हैं। जब 1,66,000 पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या भी कुछ रही होगी, क्योंकि जनसंख्या में तो पुरुष और महिला ही होंगे, ठीक है। बच्चे बूढ़े जो भी हों, ठीक है, लेकिन पुरुष और महिला में होंगे, ठीक है। तो 2,96,000 में से अगर 1,66,000 घटा देंगे तो क्या आएगा? 1,30,000 महिलाओं की संख्या आ जाएगी। दूसरी बात उसने क्या कही है कि कुल जनसंख्या का 50% लोग शिक्षित हैं। तो दोस्तों क्या है? 2,96,000 कुल है, तो इसका मतलब यह है कि 2,96,000 का 50% क्या है? शिक्षित है। जब परसेंट दिया होता है तो भाग 100 से करते हैं। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, इसका कैंसिल मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 0 0 5 0 0, ठीक है। 5 6 30 हो जाएगा, 5 9 45, 3 48 हो जाएगा, 5 2 10 4 14। यानी दोस्तों 1,48,000 लोग, ये तो वो लोग हैं जो शिक्षित हैं। और वो भी टोटल क्या है दोस्तों? 1,46,000 लोग जो है टोटल शिक्षित हैं। 1,48,000 लोग, ठीक है। फिर आगे उन्होंने क्या बोला है? यदि कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हों, कुल पुरुषों का 70% शिक्षित हों, तो टोटल पुरुष हैं कितने दोस्तों? 1,66,000। 1,66,000 का बोला है 70% शिक्षित हो। 70% यहाँ पे बटे में 100 लिख दीजिए। 0 0 कैंसिल, 0 0 गुणा कर लीजिए। 7 0 0 7 0 0 7 6 42, 7 6 42, 4 कितना हो जाएगा? 46, 7 का नाम 7 4 11। यानी दोस्तों 1,16,200 लोग क्या है दोस्तों? ये क्या है? शिक्षित हैं, ठीक है।
तो हमें तो भाई पुरुषों को तो पता नहीं करना है, हमें तो पता करना है महिलाओं को, यानी तुम शिक्षित स्त्रियों की संख्या कितनी है। तो एक बात बताओ दोस्तों, अगर ये पुरुष, ये जो है यहाँ पे जो संख्या आई है दोस्तों, ये पुरुषों की संख्या आई है, यहाँ पे शिक्षित पुरुषों की संख्या, शिक्षित पुरुषों की संख्या ये आई हुई है, ठीक है। और टोटल यहाँ पे शिक्षित है कितने, शिक्षित में तो पुरुष और महिला भी होंगे, जिसमें से कि हमें पुरुष का पता चल गया है। अगर मैं 1,48,000 में से 1,16,200 माइनस कर दूं तो हमें पता चल जाएगा कि महिलाएं जो है कितनी शिक्षित हैं। तो एक काम करिए दोस्तों, 1,48,000 में से ये क्या है, इसको माइनस कर देंगे तो हमें महिलाओं को पता चल जाएगा, ठीक है। 0,0,8,1,3 यानी दोस्तों 31,800 महिला यानी स्त्रियां जो हैं क्या हैं, शिक्षित हैं। और यही होगा दोस्तों हमारा आंसर। एक बार अच्छे से फिर से समझ लीजिए भाई, एक जिले की जनसंख्या कितनी है, 2,96,000 है, 2,96,000 कुल जनसंख्या है, जिसमें से 1,66,000 पुरुष हैं। तो 2,96,000 में से अगर 1,66,000 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि महिला है कितनी, तो 1,30,000 हमें पता चला। फिर आगे उन्होंने बोला कुल जनसंख्या का 50% लोग शिक्षित हैं, तो भाई 2,96,000 का 50% निकाले तो 1,48,000 शिक्षित लोग मिले। अब शिक्षित में दोस्तों जरूरी नहीं है कि पुरुष हैं या सिर्फ महिला हैं, इसमें पुरुष और महिला दोनों शिक्षित हैं, ठीक है। फिर आगे उन्होंने बोला यदि कुल पुरुषों का 70%, टोटल पुरुष हैं कितने, 1,66,000, अब इसे 1,66,000 का 70% निकाले तो हमें सिर्फ पुरुष पता चले कि भाई 1,16,200 पुरुष जो है शिक्षित हैं। अब टोटल हमें यहाँ पता है, पुरुष का पता चल गया है, तो 1,48,000 में से 1,16,200 माइनस कर देंगे तो हमें शिक्षित महिलाओं की संख्या पता चल जाएगी। तो क्या हुआ, 31,800 महिलाएं जो कि ऐसी हैं जो शिक्षित हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा, अपनी कॉपी में नोट करते समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। अब चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर 210 है, तो इस संख्या का 59% क्या होगा, ये हमें यहां से पता करना है, ठीक है। चलिए क्या कह रहा है, एक संख्या में 42% और 28% के बीच का अंतर, दोस्तों यहाँ पे ये 42% है, ठीक है, और यह है 28%। कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर है कितना दोस्तों, यहाँ पे ये 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा, यहाँ पे बचेगा, कितना हुआ दोस्तों, अंतर कितना का है, 14%। हम तो कह रहे हैं 14% का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 210 है, तो कितना हो जाएगा 210, तो 1% पता कर लेंगे, 210 बटे में क्या हो जाएगा 14, कैंसिल आउट कर लीजिए, 2 7 दूना 14 हो जाएगा, 7 तियां 21 हो जाएगा, 30 ऊपर है नीचे 2 है, कैंसिल करेंगे कितना होगा 15 होगा। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है, इस संख्या का 59% होगा, यानी इस 15 का हमें 59% पता करना है, ठीक है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, अगर आप चाहो तो इसको 100 पे भी सॉल्व कर लो, नहीं तो डायरेक्ट आप 15 गुणे 59 कर देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल आ जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक बार अच्छे से साइड में, 15 गुणे 59 कितना होगा, 15 9 135, 13 बचा, 15 पचे 75, ठीक है, कितना होगा 88। तो दोस्तों हमारा जो आंसर बनेगा कितना बनेगा, 88 बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसको 100% निकाल लीजिए, 1% जब 15 का तो 100 कितने का हो जाएगा। वैसे 100 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बोला है उस संख्या का 59% निकालना है, बस 59% उसका निकाल लिए। तो 15 गुणे करेंगे इसको 100 तो कितना होगा, 1500 होगा। अब संख्या हमारी क्या बनी, 1500। अब इस 1500 का 59% जब दिया होता है 00, यहाँ पे का मतलब गुणा कर लीजिए, 0 0 कैंसिल, फिर तो ही बना 15 और 59, उसका गुणा करेंगे कितना आएगा 885। तो आंसर हमारा कितने बनेगा, 885 बनेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया। उसने खुद क्वेश्चन बोला है कि भाई 42% और 28% के बीच का अंतर, यानी इन दोनों के बीच का अंतर 210 है। तो यहाँ पे अगर इन दोनों का अंतर निकाल लेंगे 14 आएगा। 14 वो क्वेश्चन
हम तो कह रहे हैं 14%, लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है अंतर 210 का है, तो 1% 15 का बना, तो आप डायरेक्ट 15 गुणे 59 कर देंगे तो 885 आ जाएगा। या 100% निकाल के देख लीजिए, तब 1500 आएगा, 1500 को 59% निकालेंगे फिर भी 885 ही आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। क्वेश्चन कह रहा है 740 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। ठीक है, तो इस संख्या का 2/5 कितना है? ध्यान से देखिए, 740 का पहले तो हम 35% निकालेंगे। 740 का मतलब गुणा 35%, जब दिया होता है तो भाग 100 से करते हैं, ये तो पता ही है। 0 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 दूना 10, 5 सत्ती कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको और कैंसिल आउट कर लीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 3 6 होगा, ये कितना हो जाएगा? 214। 37 गुणे अगर इसको हम 7 करेंगे कितना होगा? 7 7 49। ठीक है, 7 3 21, 4 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई। लेकिन कह रहा है 740 का 35% एक संख्या से, यानी वो संख्या हमारी आई 259, इस संख्या से 34 अधिक है। ठीक है, तो दोस्तों जब ये 34 अधिक है ये संख्या, तो हमें रियल नंबर पता करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, इसी में से ये 34 को माइनस कर देंगे, तो क्या आएगा हमारे पास? 9 में से 4 जाएगा 5, यहाँ पे 2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। तो हमारे पास अब वास्तविक संख्या जो आई 225 आई। अब हमें आंसर हमारा ये नहीं होगा, आगे क्या कह रहा है? इस संख्या का 2/5, यानी अब इस संख्या का हमें 2/5 बताना है। इस संख्या का यानी 225 का 2/5 ऐसे आप लिख लेंगे। क्या होगा? 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 बचेगा, 5 पचम 25 हो गए, यानी 45 गुणे जब 2 करेंगे दोस्तों कितना आएगा? 90 आएगा, और 90 ही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। उसने बोला 740 का 35% कैलकुलेट किए, पूरा 259 बना, लेकिन कह रहा है एक संख्या से 34 अधिक है। तो वो संख्या हमारी क्या थी? यानी एक संख्या मतलब वो 259 से 34 अधिक थी। तो हमें रियल नंबर पता करना पड़ेगा, 225 है, यानी 259 में ये 34 माइनस कर दो, संख्या हमें पता चल जाएगी। अब इस संख्या का 2/5 पता करना है, आप आसानी से पता कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, बात को अच्छे से समझना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है व्यंजक x³ y² में x तथा y के मानों में क्रमशः 25% तथा 20% कमी करने पर व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत कमी आएगी? ये हमें यहाँ से पता करना है। बिल्कुल हमें पता हो गया है कि भाई जो प्रतिशत आएगा वो कमी में ही आएगा। ठीक है, लेकिन कैसे होगा? आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये क्या लिखा हुआ है? x³ और ये है y²। ठीक है, गुणे में है। ठीक है, इतना बात तो पता होगा। कह रहा है क्रमशः 25% तथा 20% कमी आई। अब एक बात बताओ दोस्तों, 25% का मान कितना होता है? 1/4 होता है, ये तो बहुत अच्छी तरह से पता होगा। और 20% का मान होता है दोस्तों 1/5। अच्छा, इतनी बात आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगी, और अगर नहीं पता है तो जान लीजिए कि 25% का मान 1/4 होता है, 20% का मान 1/5 होता है। तो दोस्तों मैंने इस पे वृद्धि और कमी करना अच्छे से बताया है कि भाई अगर हमें कमी के लिए बोला है तो 4 से 1 की कमी करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? 3 पे पहुँचेंगे। और 5 से 1 की कमी करेंगे तो 5 से 1 की कमी करेंगे, कहाँ पहुँचेंगे? 4 पहुँचेंगे। अच्छा, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? देखो दोस्तों, अगर यहीं पे बोलता कि 25% तथा 20% की वृद्धि करने पर, तो हम क्या करते दोस्तों? वृद्धि और कमी दोस्तों इस प्रकार से की जाती है परसेंटेज में, जब हमें भिन्न पता हो, भिन्न में अगर वृद्धि और कमी करना है तो इसी प्रकार से करेंगे। ठीक है, नहीं पता है सीख लीजिए अच्छे से। अगर ये बोलता अभी कि 25% था, 20% की वृद्धि करने पर, तो क्या करते? 4 से हम एक बात आगे बढ़ा के 5 लिखते, और यहाँ पे बोलता है तो 5 से एक बात आगे बढ़ा के कहाँ लिखते? 6 पे लिखते। अगर यहाँ मान लो कल को अगर 2/5 आ गया, मान लो 2/5 आ गया, तो क्या करेंगे? अगर वृद्धि होगा तो 5 से 2 आगे बढ़ा के 7 लिखेंगे। अगर यहाँ पे कमी होगा तो 5 से 2 घटा के यहाँ पे 3 लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी, आ गई होगी। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पे देखो दोस्तों, 4 पर 1 की कमी 3 पे पहुंचे, ये x वाला मान है तो क्या लिख सकते हैं? इसको 3/4 लिख सकते हैं, और इसका कर देंगे होल क्यूब।
गुणे में चिन्ह है, गुणा लगा दीजिए। 5 से 1 कम किए 4 पहुँचे, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4/5 लिख सकते हैं। और स्क्वायर लगा है, स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि ये क्या है, ये x का मान है और ये y का मान है। क्या बोला है, x था y के मानों में ना, x था y के मानों में इतना कमी और कमी किया गया है। अब देखो दोस्तों, इसका 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक 9 3 27 हो जाएगा, 4 चौक 16 चौको 64 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। उसके बाद यहाँ पे 4 चौक 16 करेंगे और यहाँ पे क्या होगा, 5 पचम 25 हो जाएगा। ऐसा करने मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 16 एक नम 16, 16 चौको 64, ऊपर क्या हुआ 27 और नीचे क्या बचा है 25 चौका 100। तो दोस्तों 100 से 27 होने में कमी कितने की आई, कमी आई दोस्तों 73% की। पहले 100% था, 100% में 27% क्या हुआ है, मान लो 100 रुपये था, 100 में 27 खर्चा हो गया, तो कितना बचा 73। तो ये क्या होगा दोस्तों 73% की कमी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना है आपको। एक्स की वाई स्क्वायर दिया हुआ है और बोला है एक्स था वाई के मानों में क्रमशः 25% या 20% की कमी करने पर। तो दोस्तों एक्स का 25% है और वाई है 20%, तो 25% बराबर होता है दोस्तों 1/4, 20% बराबर होता है 1/5। 4 से 1 कमी करके कहाँ पहुँचे 3 पे, क्योंकि कमी के लिए बोला है। 5 से 1 कमी करके कहाँ पहुँचे 4 पहुँचे। तो ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 4 बटा, यानी 3 बटा क्या लिख सकते हैं दोस्तों 3/4 लिखेंगे। ठीक है, या आप इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जब 4 में से 1 रुपये खर्च हो गया है तो क्या बचेगा 3 रुपये, कितने में से 4 में से। आप ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 रुपये था आपके पास, 5 में से 1 रुपये खर्च हो गया तो बचा आपके पास 4 रुपये, कितने में से 5 में से, तो आप 4/5 लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इस वजह से यहाँ पे डायरेक्ट पुटअप कर दिया था। बाकी आप लोगों को इसका क्यूब निकाल सकते हैं सबका कैलकुलेट करके। 100 रुपये था, 27 खर्चा हो गया, बचा कितना 73। तो हमसे तो यहाँ बोला है ना, पहले 100% था, 27 हुआ, तो कमी कितने की आई 73% की आई। तो उम्मीद करता हूँ, यानी 100 से ये कम ही है ना, जब 100 से कम आता है तो उसको कमी बोलते हैं, 100 से ज़्यादा होता तो उसको वृद्धि बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को अच्छे से समझना। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की मासिक आय 13,500 रुपए थी, ठीक है, तथा उसका मासिक व्यय 9,000 रुपए था। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि तथा व्यय में 7% वृद्धि हुई। ठीक है, तो कह रहा है उसके बचत में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है, ये हमें यहाँ से पता करना है। ठीक है, आइए इसको अच्छे से सॉल्व करते हैं। दोस्तों ये उस व्यक्ति की आय है, ठीक है, ये व्यय है और ये उसकी बचत है। ठीक है, यही चीज़ दिया हुआ है। अब देखो उसकी आय कितनी है 13,500 है, 13,500 रुपये है, और व्यय उसका कितना है 9,000 है। तो एक बात बताओ दोस्तों, 13,500 में से 9,000 जब वो माइनस कर दिए, उसका व्यय हो गया, तो बचत कितना होगा 9 4 13 होगा, यानी 4500 रुपये की उसकी बचत होगी। ठीक है, यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं, बिल्कुल 4500 ही आएगा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन को देखिए, समझिए। अगले वर्ष उसकी मासिक आय में 14% की वृद्धि, 14% की वृद्धि उसकी मासिक आय में, आय बोल रहा है, इसकी आय में 14% की वृद्धि। इसका मतलब दोस्तों हमें 13,500 का 14% पता करना पड़ेगा। 13,500 का 14%, परसेंट जब दिया होता है गुणा 100 से करते हैं। बात को अच्छे समझना दोस्तों, उसकी आय में दोस्तों 14% की वृद्धि हुई है। उसकी आय थी कितनी 13,500 और इसी में 14% की वृद्धि हुई है, तो 13,500 को 14% निकालेंगे। तरीका सीख लीजिए अच्छे से दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या होगा 14 पंचे 70 हो जाएगा, 14 तिया 42, 42 7 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 14 का नम 14 4 18 हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा दोस्तों 1890 रुपए की वृद्धि हुई। दोस्तों हमें रुपए में पता नहीं था, हमें परसेंटेज में पता था कि उसकी 14% की वृद्धि हुई है मासिक आय में। तो दोस्तों हमें रुपए पता करना पड़ेगा ना कि उसको रुपए में कितनी वृद्धि हुई। तो रुपए में वृद्धि हुई है 1890 रुपए की। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इस 1890 को हम जोड़ लेंगे। 1890 को जब जोड़ेंगे तो अब उसका जो क्या होगा, ये 9 होगा, 8 5 13 हो जाएगा, 4 1 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो व्यय में क्या बोला है, तथा व्यय में 7% की वृद्धि। पहले व्यय उसका 9,000 था, यानी 9,000 का
का मतलब हुआ 7% निकालेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 7 9 63 हो गए, यानी 630। तो यहाँ पे दोस्तों वृद्धि हुआ है ना, तो वृद्धि ही करेंगे 630। क्या होगा यहाँ पे हो जाएगा 0 3 6 9 960 हो जाएगा। अब देखो जब 13,500 उसका आय था, 9,000 व्यय था, तो बचत उसने 4500 रुपये किया था। ठीक है, अब उसकी आय जो है कितनी है, अच्छा ये एक रहने दिए हैं हम, इसको भी जोड़ लीजिए, 15,390। ठीक है, चलिए अब उसकी आय 15,390 है, व्यय उसका 9,630 है, तो उसकी बचत कितनी होगी, यहाँ से माइनस कर लीजिए। 15,390 में से 9,630 क्या कर लीजिए, माइनस कर लेंगे तो हमें बचत पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे माइनस किए 4500 बचा, 0 6 7 6 13 14 बचा, 9 5 14 5760। अब एक बात बताओ दोस्तों, पहले उसकी बचत 4500 रुपये होती थी, अब बचत 5,760 रुपये हो रहा है। तो दोस्तों उसने बचत किया कितना, इन दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से 5,760 में से जब 4500 माइनस करेंगे तो हमें रुपए में पहले पता चलेगा कि भाई उसकी बचत बढ़ी कितनी है, तब तो हम बाद में प्रतिशत उसका ज्ञात कर लेंगे। 6 2 यानी 1260 रुपये दोस्तों रुपए में हमें पता चल गया है। कि अगर यही पूछा होता कि बचत कितने रुपए वृद्धि हुई, तो हम बिल्कुल कह देते कि 1260 रुपए की वृद्धि हुई है बचत में। लेकिन हमें रुपए में ना पूछ के कि प्रतिशत में पूछा है कि प्रतिशत में कितनी वृद्धि हुई है। तो दोस्तों रुपए में पता चल गया 1260 कितने पे 4500। जैसे आप लोग हमेशा से करते हैं, आप वैसे कर सकते हैं। यहाँ से परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा 100 से क्या होगा, ये 0 से 0 तो बिल्कुल कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, आप इसको 3 से काट लीजिए, 3 15 हमें 45 हो जाएगा, 3 चौक 12 3 दूना 6 0 बढ़ा जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 3 चौक 12 3 दूना 6, 3 से और कैंसिल आउट कर लीजिए, 3 पचे 15। एक काम करिए यहाँ पे लिख लीजिए 420 बटे में ये 15। ठीक है, 5 से कैंसिल आउट कीजिए, 5 3 15 हो जाएगा, 5 8 40 5 चौक 20। ठीक है, और इसको कैंसिल आउट कर लीजिए, 84 बटे में 3 कितना आएगा 28 आएगा, 28%। ठीक है, तो दोस्तों उसका जो बचत में वृद्धि हुआ है 28% हुआ है। 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बचेगा, 3 8 24 हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ अब बात समझ में आ गई होगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कैलकुलेटिव है थोड़ा सा, लेकिन बात है थोड़ा सा समझने के लिए। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, आय पहले उस व्यक्ति की 13,500 थी, व्यय 9,000 था, बचत 4500। ठीक है, आय में उसकी 14% की वृद्धि है, तो 13,500 को 14% निकालेंगे 1890, इसमें जोड़ लिए 15,390 बना। उसके बाद व्यय में 7% की वृद्धि हो रही, तो 9,000 का 7% निकाले दोस्तों 607 आया, 630 आया, 9,000 में 630 प्लस किए 9,630 बना। ठीक है, अब यहाँ 15,390 में 9,630 माइनस करेंगे दोस्तों, 5,760 आएगा। पहले बचत वो 4500 करता था, अब 5,760 रुपये में पूछा होता तो 1,260 रुपये हम आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं, लेकिन रुपये में ना पूछ करके परसेंटेज में पूछा है। तो दोस्तों 1260 कितने पे 45 में, परसेंटेज ज्ञात करने के लिए गुणा सा कैलकुलेट किया दोस्तों, 28% हमारा आंसर बन गया। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने इस प्रकार से है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बात को समझना दोस्तों अच्छे से, अपनी कॉपी में नोट करते समय इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षा में लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता क्रमशः 35% तथा 40% है। दोस्तों ये है गर्ल्स, ठीक है, पहले गर्ल्स है, उसके बाद बॉयज। क्रमशः कितना है 35% और फिर क्या है 40%। आगे कह रहा है, एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए। भाई ये लड़कों के लिए है, 483 अंक प्राप्त किए, लेकिन तथा वह 117 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अब एक बात बताओ दोस्तों, 117 अंक से वो अनुत्तीर्ण हो गया, अगर उससे 117 अंक अगर मिले होते तो वो बिल्कुल उत्तीर्ण हो जाता। बात समझ में आ रही है। उसने क्या कहा, लड़कों का तो प्रतिशत बिल्कुल 40% है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, लेकिन आगे कह रहा है एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए। 483 अंक प्राप्त किया है, लेकिन वह लड़का 117 अंकों से फेल हो गया। अगर उसे वह 117 अंक मिला होता तो वह बिल्कुल उत्तीर्ण हो जाता। तो दोस्तों क्या करेंगे, उस 117 को यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे।
तो दोस्तों यहाँ पे क्या बना, 40%, 7 3 10, 8 1 9 1 10, 4 1 5 1 6, 40% दोस्तों 600 का, तो 1% कितने का बनेगा, 600 बटे में 40, जीरो से जीरो कैंसिल, 15 चौका कितना होता है 60, 1% आया दोस्तों 15 का। तो दोस्तों हमसे पूछा है लड़कियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं। तो दोस्तों जब 1% 15 का है, क्योंकि ये पास वाले का ही है, ठीक है, तो 35% इसी तरह निकाल लेंगे, तो क्या होगा 15 गुणे 35। तो दोस्तों ये जो निकल के आएगा ये गर्ल्स का निकल के आएगा, आप यहाँ पे गुणा कर लीजिए, 15 सत्ते 135 हो जाएगा, 13 15 पचे 75, ठीक है, 15 3 45, 45 5 50 2 52। तो दोस्तों 525 नंबर लड़कियों के लिए अंक हैं, उत्तीर्ण के लिए लड़कियों के लिए अंक कितने हैं 525। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई होगी। वापस एक बार फिर समझ लीजिए, लड़कियों तथा लड़कों के लिए उत्तीर्ण प्रतिशतता कितना है 35% 40%। लड़कियों की पहली बात की गई है गर्ल्स बॉयज 35% 40%। एक लड़के ने 483 अंक प्राप्त किए, 483 अंक प्राप्त किए, लेकिन 117 अंकों से फेल हो गया। अगर वह 117 उसको मिला होता पास हो जाता, 483 में 117 जोड़ दिए 600 बना, यानी 40% 600 का, तो 1% 15 का। लड़कियों के लिए बोला है तो 35%, 15 गुणे 35 525 हमारा आंसर हो जाएगा। अब उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों आप लोगों को कैसा लगा है। लाइक जरूर कर दें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें, ठीक है। अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, सफलता जरूर मिलेगी। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।